Good morning students, welcome back to your online classes as we are studying chapter number 13, that is congruency. We already studied about some terms like congruency, congruent figures. ओके हमने कुछ टर्म्स के बारे में पढ़ा था. कॉन्ग्रुएंसी ऑफ लाइन सेगमेंट्स की कॉन्ग्रुएंसी कैसी होती है, एंगल्स की कैसी होती है, ये सब हमने सुपर इम्पोजिशन, ये सब हमने पढ़ा था. मैं एक बार और रिवाइज करा देती हूँ इन सारी टर्म्स को. आप ध्यान से सुनिएगा, ठीक है. सुपर इम्पोजिशन का मतलब होता है जब मैं किसी एक फिगर को दूसरी फिगर के ऊपर एज इट इज़ रखती हूँ. ओके जब भी मैं कभी एक ऑब्जेक्ट को, एक चीज़ को, एक फिगर को दूसरी फिगर के ऊपर, दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर एज इट इज़ रखती हूँ और दोनों एक दूसरे को कम्प्लीटली कवर कर लेते हैं, दैट इज़ सुपर इम्पोजिशन. और जब मेरी ये वाली कंडीशन आती है कि वो दोनों एक दूसरे को कम्प्लीटली कवर कर लेते हैं, तब हम उन दोनों को, दोनों ऑब्जेक्ट्स को, दोनों फिगर्स को, दोनों थिंग्स को एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट बोलते हैं. ओके लाइक टेक एन एग्जाम्पल ऑफ द क्यूब्स. ओके let's take an example of the cubes. I have two cubes here. I am showing you two cubes here. One is this one and other is this one. These are Rubik cubes. Everyone is well aware of these cubes. Okay, so if I put them like this, एक दूसरे के ऊपर मैं इन्हें रख देती हूँ, one under the above. Okay, one above the another like this. मैंने दोनों को एक दूसरे के ऊपर रख दिया. दे कवर्ड कम्प्लीटली ईच अदर. दोनों ने एक दूसरे को कम्प्लीटली कवर कर लिया. दैट इज़ सुपर इम्पोजिशन. ओके ये क्या हो गया? सुपर इम्पोजिशन हो गया. सुपर इम्पोजिशन हो गया दैट मीन्स कि ये वाला जो स्क्वायर है इस वाले स्क्वायर के कॉन्ग्रुएंट है, बिकॉज दे कम्प्लीटली कवर ईच अदर. ओके तो दैट इज सुपर इम्पोजिशन. एंड व्हेन टू ऑब्जेक्ट सुपर इम्पोज ईच अदर दे आर कॉन्ग्रुएंट. दैट इज कॉन्ग्रुएंसी और कॉन्ग्रुएंट ऑब्जेक्ट्स. ओके सो कॉन्ग्रुएंसी मैंने बता दिया, सुपर इम्पोजिशन मैंने बता दिया. सेम जैसे मैंने आपको इस क्यूब को दिखाया है, ऐसे ही लाइन सेगमेंट्स, अगर दो लाइन सेगमेंट्स आपस में इक्वल हैं, जिनकी लेंथ इक्वल है, दे आर कॉन्ग्रुएंट. एंगल्स की बात करें, अगर दो एंगल्स का मेजरमेंट सेम है तो दो एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. ट्राइंगल की बात करें तो ट्राइंगल के लिए मेरे पास डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं, 4 प्रॉपर्टीज़ होती हैं, 4 तरीके होते हैं. मैंने आपको इससे लास्ट वीडियो में बताया था. SAS, SSS, AS से इस तरीके से 4 तरीके होते हैं जिससे मैं ट्राइंगल्स का पता लगाती हूँ वेदर दे आर कॉन्ग्रुएंट और नॉट. सो बेसिकली यहाँ पे मैं एक कॉमन चीज़ लेके चलूँगी. तो कॉमन क्या है इनमें कि तीनों लाइंस और तीनों एंगल्स अगर सेम हैं, दो ट्राइंगल्स के, दो अलग अलग ट्राइंगल्स हैं, दोनों ट्राइंगल्स के आपस में तीनों साइड्स और तीनों एंगल्स सेम हैं, इक्वल हैं, दैट मीन्स दे आर कॉन्ग्रुएंट. ओके द सेम गोज विद द क्वाड्रिलेटरल. क्वाड्रिलेटरल की अगर चारों साइड्स, चारों एंगल्स बराबर हैं आपस में, चारों साइड्स बराबर हैं, चारों एंगल्स बराबर हैं, दैट मीन्स दे आर कॉन्ग्रुएंट. नाउ नेक्स्ट इज स्क्वायर. अगर स्क्वायर की एक साइड दूसरे स्क्वायर की एक साइड के बराबर है, दैट मीन्स द स्क्वायर इज कॉन्ग्रुएंट. नेक्स्ट गोज विद द रेक्टेंगल. अगर एक रेक्टेंगल की लेंथ एंड ब्रेथ दूसरे रेक्टेंगल की लेंथ एंड ब्रेथ के बराबर हैं, दैट मीन्स दे आर कॉन्ग्रुएंट. नेक्स्ट कम्स टू द सर्कल, द फिगर सर्कल. अगर एक सर्कल की रेडियस दूसरे सर्कल की रेडियस के बराबर है, दैट मीन्स दे आर कॉन्ग्रुएंट. दीज आर द बेसिक रूल्स फॉर द कॉन्ग्रुएंसी. सेम इसी चीज़ के ऊपर मेरा क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 1 बेस था कि मुझे ये बताना था कि ये सारी चीज़ें आपस में कॉन्ग्रुएंट कब होंगी, उनके लिए मुझे क्या कंडीशन चाहिए जिससे ये क्या हो जाए, कॉन्ग्रुएंट हो जाए. ओके जिससे ये क्या हो जाए, कॉन्ग्रुएंट हो जाए. जैसे कि दो एंगल्स कब कॉन्ग्रुएंट हो गए, जब उनका मेजरमेंट सेम होगा. नेक्स्ट पार्ट बी पार्ट, दो लाइन सेगमेंट्स कब कॉन्ग्रुएंट हो गए, जब उनकी आपस में लेंथ इक्वल होगी. दो सर्कल्स कब कॉन्ग्रुएंट हो गए, जब उनकी रेडियस सेम होगी. दो स्क्वायर्स कब कॉन्ग्रुएंट हो गए, जब उनकी साइड्स इक्वल होंगी. दो अलग अलग स्क्वायर्स की साइड इक्वल होगी. ओके इस तरीके से. नाउ नेक्स्ट कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2. वी विल प्रोसीड विद द क्वेश्चन नंबर 2 in this video. As if you people thought that it is going too fast or too slow, then let me know. अगर आपको लगता है कि ये बहुत फास्ट जा रहा है, बहुत फास्ट हम लोग पढ़ रहे हैं, या बहुत स्लो पढ़ रहे हैं और आप लोगों को वीडियो के बीच में नींद आ जाती है, इतना स्लो चल रहा है, या बहुत ज़्यादा फास्ट चल रहा है कि आप लोग समझ ही नहीं पाते हैं मैं बोल क्या रही हूँ, तो इस तरीके की अगर कोई भी कंडीशन है तो प्लीज़ लेट मी नो, मुझे बता दीजिएगा. मुझे पता चलना चाहिए, उसी हिसाब से मैं अपनी वीडियो को स्लो या फास्ट करने की कोशिश करूँगी. बिकॉज आई डोंट नो, कुछ कह रहे हैं स्लो है और कुछ कह रहे हैं बहुत फास्ट है. सो आई डोंट गेट कि वेदर इट इज़ स्लो और वेदर इट इज़ फास्ट, मुझे नहीं पता चल पा रहा है. सो प्लीज़ लेट मी नो वेदर इट इज़ स्लो और फास्ट.
प्लीज़ मुझे बता दीजिएगा, ओके। और इफ़ द स्पीड इज़ ओके, आप लोग इस स्पीड से पढ़ पा रहे हैं, ये स्पीड बिल्कुल ठीक है आप लोगों के लिए, तो भी आप मुझे मैसेज ड्रॉप कर दीजिएगा। कोई भी हर सेक्शन में से या हर क्लास में से एक एक दो दो बच्चा मुझे बता दीजिएगा कि आप लोग कंफर्टेबल हैं या नहीं, ओके। सो क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं। एज इट इज़ कम्प्लीटली अ न्यू कॉन्सेप्ट फॉर यू, कॉन्ग्रुएंसी इज़ कम्प्लीटली अ न्यू कॉन्सेप्ट फॉर यू, दैट्स व्हाई आई एम गिविंग यू द रीकैप ऑफ द लास्ट वीडियो, द होल रीकैप ऑफ द लास्ट वीडियो। मैं आपको पहले ही दे चुकी हूँ, कॉन्ग्रुएंसी का मतलब बता चुकी हूँ, सुपर इम्पोजिशन बता चुकी हूँ, हर फिगर की अलग अलग कॉन्ग्रुएंसी के लिए कंडीशन बता चुकी हूँ कि क्या कंडीशन होगी कि ये दोनों फिगर कॉन्ग्रुएंट है, क्या कंडीशन होगी कि दो स्क्वायर कॉन्ग्रुएंट है, उनकी साइड इक्वल होनी चाहिए, क्या कंडीशन हो कि दो रेक्टेंगल कॉन्ग्रुएंट है, उनका लेंथ और ब्रेथ इक्वल होना चाहिए, क्या कंडीशन है कि दो सर्कल कॉन्ग्रुएंट हो, उनकी रेडियस इक्वल होनी चाहिए। तो दीज आर द कंडीशन टू प्रूव और टू से वेदर द टू फिगर्स आर कॉन्ग्रुएंट और नॉट, ओके। क्वेश्चन नंबर 1 हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं इसी बेसिस पे। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। हमारा जो मोस्टली चैप्टर होगा, हम ट्राइंगल्स की कॉन्ग्रुएंसी के बारे में पढ़ेंगे, एंड इन आवर फर्दर क्लासेस ऑल्सो हम ट्राइंगल्स की कॉन्ग्रुएंसी के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि इट इज़ द मेन टॉपिक, द कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स। अदर फिगर की कॉन्ग्रुएंसी इज़ नॉट सच इम्पॉर्टेंट टॉपिक एंड नॉट जस्ट इलेबोरेटेड टॉपिक। ट्राइंगल की कॉन्ग्रुएंसी एक बहुत ही इलेबोरेटेड टॉपिक होता है जिसको हम बहुत ही डीपली पढ़ते हैं। अभी फ़िलहाल हम थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, उसके बाद नेक्स्ट क्लासेस में हम इसका डीप स्टडी करेंगे। So just read the question number 2 from your book. Everyone have their own book, so please just try to read from your own book. I am just showing you question here also from your book. If triangle ABC is congruent to triangle DEF, दो triangles हैं, एक ABC एक DEF, ओके। अगर दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं तो स्टेट द कॉरस्पॉन्डेंस बिटवीन द साइड्स एंड एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल्स। तो मुझे उनके बीच में क्या बताना है, उनकी साइड्स और एंगल्स के बीच में कॉरस्पॉन्डेंस, यानी कि कौन सी साइड किस साइड के बराबर होगी और कौन सा एंगल किस एंगल के बराबर होगा, दैट मीन्स द कॉरस्पॉन्डेंस। स्टेट द कॉरस्पॉन्डेंस, स्टेट द कॉरस्पॉन्डेंस का मतलब है कि कौन सी साइड के इक्वल होगी और कौन सा एंगल कौन से एंगल के इक्वल होगा दोनों ट्राइंगल्स में, ये बताना है। क्वेश्चन यू हैव टू रीड द क्वेश्चन फ्रॉम योर बुक, रीड इट फ्रॉम योर बुक, ओके। देयर आर टू ट्राइंगल्स, this is one triangle and this is second, that is two triangles, okay. The name of this triangle is ABC and the name of this triangle is DEF, okay। पहले हम बात करते हैं साइड्स की, कौन सी साइड किसके बराबर होगी। जैसे इनका नाम लिखा है ABC एंड DEF, एज इट इज़ इनकी साइड्स और एंगल्स एक दूसरे के कॉरस्पॉन्डेंस होंगे। पहले AB है और इस ट्राइंगल में पहले DE है, तो AB किसके बराबर होगी, DE के। जब मैं कोई कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट यानी कि आपस में दो इक्वल पार्ट शो करती हूँ तो मैं इस वाले साइन से शो करती हूँ, डबल हेडेड एरो से, ओके। नेक्स्ट आता है BC, BC किसके बराबर है, EF के। BC किसके बराबर है, EF के। फिगर से आपको बहुत क्लियरली शो हो रहा है ये, BC किसके बराबर है, EF के। CA किसके बराबर है, FD के। CA किसके बराबर है, FD के। दिस इज द साइड, okay, these are the sides. Now come to the angles. एंगल्स लिखने के मेरे दो तरीके होते हैं, आप सबको पता है। या तो मैं लिखूंगी एंगल A, एंगल B, एंगल C, ऐसे अलग अलग, ठीक है। या मैं कंप्लीट नाम लिखूंगी, अगर मुझे A लिखना है तो मैं क्या लिखूंगी, BAC, यानी कि जो टर्म बीच में आती है वो वाला एंगल होता है, ठीक है। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, मैं आपको रफ पेज पे बता देती हूँ एक बार, ठीक है, रफ वर्क में बता देती हूँ। दैट इज़ ABC, ये आपको नोट डाउन नहीं करना है, ये सिर्फ रफ वर्क है। अगर मुझे एंगल A शो करना है तो एंगल A को मिडिल में रखूँगी, इसके बाद इसके दोनों साइड वाले उठा के इसके दोनों साइड में रख दूँगी, ठीक है। इधर B रख दूँगी, इधर C रख दूँगी, या इधर C रख दूँगी, इधर B रख दूँगी, कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप ऐसे लिखते हैं या ऐसे लिखते हैं। एंगल कौन सा माना जाएगा, मिडल वाला, दैट इज़ A। अगर मुझे एंगल B लिखना है तो B को मैं मिडल में रख दूँगी, और इसके दोनों साइड क्या है, एक तरफ A है एक तरफ C है, एक तरफ A है एक तरफ C है, एक तरफ A है एक तरफ C है। आप ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, मिडल में जो है एंगल वो माना जाएगा, दैट मीन्स B, ओके। इज इट क्लियर टू ऑल, आई होप दैट इट इज़ क्लियर, ओके। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट नाम लिखूँगी, A अलग, B अलग, C अलग। मैं यहाँ पे बड़ा वाला नाम नहीं लिखूँगी, शॉर्ट फॉर्म में नाम लिखने की कोशिश करूँगी। एंगल A, दिस साइन शोज एंगल, ओके। और लाइन को शो करने के लिए क्या करती हूँ, लाइन सेगमेंट शो करने के लिए इनके ऊपर
छोटा छोटा लाइन सेगमेंट बना देती हूँ और एंगल शो करने के लिए एक छोटा सा एंगल का साइन बना देती हूँ। ओके, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ दिस शोज लाइन सेगमेंट। ओके, सेगमेंट and this shows the angle. This sign shows line segment and this sign shows angle. Okay, I hope is it clear to all. एंगल ए किसके बराबर दिख रहा है आपको फिगर में, देख लीजिए। एंगल ए किसके बराबर दिख रहा है, डी के। एंगल बी किसके बराबर दिख रहा है, ई के। और एंगल सी किसके बराबर दिख रहा है, एंगल एफ के। तो दैट्स द क्वेश्चन नंबर 2। हमें कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट लिखने थे, साइड्स और एंगल्स, यानी कि दोनों के आपस में वो पार्ट जो एक दूसरे के इक्वल हैं। साइड्स भी लिखनी थी और एंगल्स भी लिखने थे अगर डी ई एफ आपस में कॉन्ग्रेंट हैं तो। ठीक है, आई होप इज इट क्लियर टू ऑल। मैंने ये पार्ट्स लिख दिए हैं जो आपस में इक्वल हैं एक दूसरे के। ठीक है, आप यहाँ पे लाइन सेगमेंट बना सकते हैं, ऊपर लाइन बना सकते हैं। दिस पर्टिकुलर साइन शोज लाइन सेगमेंट एंड दिस पर्टिकुलर साइन शोज एंगल। इसका मतलब है, मेरा ऐसे लिखने का मतलब है एंगल बी, एंगल ई। ओके, मैं यहाँ पे कंप्लीट बार बार एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी ना लिख के मैं क्या शो कर दूँ, किससे शो करूँगी, साइन से शो करूँगी। मैथमेटिक्स में हम कुछ साइंस यूज़ कर लेते हैं। ये साइन हम किस लिए यूज़ करते हैं, अपने मटेरियल को शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए हम यूज़ कर लेते हैं साइन को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3, जस्ट गो थ्रू फ्रॉम योर बुक, आइडेंटिफाई द कॉन्ग्रेंट फिगर। मुझे 4 फिगर दी हुई हैं। आइडेंटिफाई द कॉन्ग्रेंट फिगर, दैट इज योर क्वेश्चन। मुझे 4 पार्ट्स दिए हुए हैं, हर पार्ट में 2-2 फिगर्स दी हुई हैं। क्यों? क्योंकि कॉन्ग्रेंसी तो 2 ही फिगर के बीच में मैं फाइंड आउट कर सकती हूँ ना, इसीलिए हर पार्ट में 2-2 फिगर दी हुई हैं और 4 पार्ट दिए हुए हैं। तो मुझे फाइंड आउट करना है कि कौन सा कॉन्ग्रेंट है और कौन सा कॉन्ग्रेंट नहीं है। तो जिसके पार्ट्स इक्वल होंगे दैट इज द कॉन्ग्रेंट, और जिसके पार्ट्स इक्वल नहीं होंगे दैट इज नॉट कॉन्ग्रेंट। ओके, आई एम जस्ट मूविंग स्लोली इन दिस चैप्टर बिकॉज इट इज़ अ न्यू चैप्टर, और मैं आपको एक एक चीज़ इसीलिए बहुत इलेबोरेट करके बता रही हूँ बिकॉज इट इज़ अ न्यू कॉन्सेप्ट एंड न्यू चैप्टर फॉर यू। आई थिंक everyone have their own book. I am also showing you here. This is the figure. Okay, ABC triangle, DEF triangle. आपको 2 ट्राइंगल यहाँ पे दिख रहे हैं। अगर इनके साइड्स और एंगल्स आपस में इक्वल होंगे तो दैट मीन्स दे आर कॉन्ग्रेंट, अगर नहीं होंगे दैट मीन्स दे आर नॉट कॉन्ग्रेंट। एक एंगल बी हो गया, एक एंगल ई हो गया, दोनों 90 डिग्री के हो गए। ओके, दैट्स वेल इनफ कि दोनों क्या हो गए, 90 डिग्री के हो गए। ओके, एक एंगल एफ हो गया, एक एंगल सी हो गया। आप सबको अपनी बुक में दिख रहा है, मैं यहाँ पे ड्रॉ भी कर देती हूँ। आई थिंक दैट विल बी मोर ईजी अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देती हूँ। आप सब चाहें तो आप सब भी ड्रॉ कर सकते हैं इन योर कॉपीज, इन योर फेयर कॉपीज। देखिए, ए पार्ट, दिस इज द फर्स्ट फिगर and this is the second figure. A, B, C, D, E, F. This angle is 90 degree, this angle is 90 degree. That means both angles are equal. This angle is C and this angle is F. Both angles are equal. देखिए, elongated side पे और hypotenuse के साथ बनने वाला एंगल, elongated साइड पे और हाइपोटेन्यूज के साथ बनने वाला एंगल, दोनों क्या है आपस में इक्वल। अगर ट्राइंगल के 2 एंगल इक्वल है तो तीसरा तो अपने आप ही इक्वल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। मैं आपको समझा देती हूँ, मुझे शायद आपको 6th क्लास का ये याद ना हो। ट्राइंगल के अंदर 3 एंगल होते हैं, 1, 2 और 3, और तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। अगर 2 बराबर हैं तो तीसरा अपने आप बराबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 180 सम है, 180 से ज़्यादा या कम तो हो नहीं सकता। तो 2 अगर बराबर हैं तो तीसरा अपने आप बराबर आ जाता है। तो अगर इस ट्राइंगल के 2 एंगल्स इक्वल हैं तो तीसरा अपने आप क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो एंगल्स तो तीनों बराबर हो गए। अब आ जाते हैं साइड पे। ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर है, ये साइड इसके साइड के बराबर है, तो ये फिगर क्या हो जाएगी, कॉन्ग्रेंट हो जाएगी। ठीक है, इसके लिए मुझे कुछ रूल्स पढ़ने पड़ेंगे
जो आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज से पहले दे रखे हैं, इस एक्सरसाइज से पहले नहीं दे रखे, ठीक है। लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, बता देती हूँ। मेरे पास 4 रूल्स होते हैं। लेट मी गो थ्रू द रूल्स हेयर। I have 4 rules to find out whether two triangles are congruent or not. मेरे पास ट्राइंगल की कॉन्ग्रुएंसी के लिए 4 रूल्स होते हैं, आपको लिखने हैं ये चारों रूल। कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल, फर्स्ट इज SSS, the very simplest rule, SSS, that is side, side and side. If the first triangle have all the 3 sides equal to the second triangle, then both the triangles are congruent. ज़्यादा बड़ी लैंग्वेज लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है, नीड नहीं है, मैं सिर्फ आपको यहाँ पे हेडिंग्स लिखवा रही हूँ, ठीक है। छोटा सा लिख लीजिए, इफ 3 sides of one triangle is equal to the 3 sides of another triangle. पहले ट्राइंगल की 3 साइड अगर दूसरे ट्राइंगल की 3 साइड के बराबर हो रिस्पेक्टिवली, ठीक है, तो SSS कॉन्ग्रुएंसी रूल होता है। दैट मीन्स बोथ द ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट विद द रूल ऑफ SSS, दैट इज साइड साइड साइड। नेक्स्ट आ जाता है SAS, दैट मीन्स साइड angle side. If the 2 side and 1 angle of one triangle is equal to 2 sides and 1 angle of another triangle respectively. अगर किसी भी एक ट्राइंगल की 2 साइड्स और एक एंगल दूसरे ट्राइंगल की 2 साइड्स और एक एंगल के बराबर है, तो दैट मीन्स बोथ ट्राइंगल्स आर congruent. Let's take an example. These two sides are congruent to these 2 sides. These mark shows the congruency और equivalence, यानी कि ये दोनों जो हैं इन दोनों के बराबर है, और ये वाला जो एंगल ये है ये इसके बराबर है, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर है। यानी कि 2 sides of one triangle and 1 angle, 2 sides of another triangle and 1 angle. 2 साइड और एक एंगल पहले ट्राइंगल का, 2 साइड और एक एंगल दूसरे ट्राइंगल के बराबर हो, तो दिस मीन्स दीज आर कॉन्ग्रुएंट विद साइड एंगल साइड। ये एंगल दोनों साइड के बीच में ही होना चाहिए, एंगल दोनों साइड्स के बीच में ही होना चाहिए, तभी माना जाएगा। इधर उधर का एंगल नहीं माना जाएगा, दोनों साइड्स के बीच में होगा तभी माना जाएगा। नेक्स्ट इज ASA, दैट इज एंगल साइड एंगल। वेरी सिंपल, यहाँ पे 2 साइड्स थी, यहाँ पे 2 एंगल हो जाएगा। सिमिलरली इसी की तरह लिख देंगे आप, इफ 2 एंगल्स एंड 1 साइड ऑफ 1 ट्राइंगल, मैं ट्राइंगल लिखने की जगह ट्राइंगल बना रही हूँ, इसका मतलब ट्राइंगल है, इज इक्वल टू 2 एंगल्स एंड 1 साइड ऑफ अनदर ट्राइंगल। दैट मीन्स जब 2 एंगल और एक साइड बराबर, दीज आर 2 ट्राइंगल्स, जब 2 एंगल और एक साइड बराबर, द साइड हैज़ टू बी बिटवीन दीज 2 एंगल्स। 2 एंगल्स के बीच वाली ही साइड मानी जाएगी, इधर उधर वाली साइड नहीं मानी जाएगी। एज सेम गोज फॉर द एंगल, हेयर सेम गोज फॉर द साइड। जैसे यहाँ पे एंगल के लिए था, सेम वही यहाँ पे साइड के लिए। Now the next and the last is RHS, right angle hypotenuse side. Right angle hypotenuse
साइड, यानी कि एक एंगल 90 डिग्री का होना चाहिए, हाइपोटेन्यूज बराबर होनी चाहिए और साथ में कोई सी भी एक साइड, उसको RHS रूल कहेंगे। एक एंगल 90 डिग्री का हो, हाइपोटेन्यूज बराबर हो और कोई सी भी एक साइड, कोई सी भी, या तो ये वाली परपेंडिकुलर या बेस, ओके, कोई सी भी एक साइड बराबर हो। राइट एंगल होना चाहिए, हाइपोटेन्यूज होनी चाहिए और कोई सी भी एक साइड होनी चाहिए, राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज और साइड। तो इट गोज विद द RHS, यानी कि RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल हो जाता है अगर राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज और साइड हो तो दीज आर द 4 रूल्स टू फाइंड आउट वेदर द 2 ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट एंड नॉट। 4 रूल्स हैं, इन 4 रूल्स के थ्रू हम पता लगा सकते हैं। तो नाउ कम टू आवर क्वेश्चन। यहाँ पे मेरे 2 एंगल्स और उनके बीच की एक साइड इक्वल है, वेरी सिंपल। अब मुझे देखने में ज़्यादा फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं है, मैं डायरेक्ट येस और नो लिख सकती हूँ क्योंकि मुझे कॉन्ग्रुएंसी रूल पता है। कॉन्ग्रुएंसी रूल के हिसाब से यहाँ पे 2 एंगल और उनके बीच की एक साइड बराबर है, 2 एंगल और उनके बीच की एक साइड बराबर है, दैट मीन्स इट इज़ कॉन्ग्रुएंट। वाई? ड्यू टू, बिकॉज ऑफ कॉन्ग्रुएंसी रूल। कौन सा कॉन्ग्रुएंसी रूल? एंगल साइड एंगल। आपको इन रूल्स को याद करने में थोड़ा टाइम लगेगा, okay, you will get used to them very quickly, so don't worry. Now come to the next question, that is B part. A, B and C, this angle is of 30 degree, okay. Now next triangle is XYZ, X, Y and Z, this angle is of also 30 degree, यानी कि एक एंगल तो मुझे बराबर मिल गया, ठीक है। अब इस एंगल के दोनों तरफ की साइड्स भी बराबर है, ये साइड इसके बराबर है, ये साइड इसके बराबर है, तो 2 साइड और एक एंगल बराबर है, ठीक है। 2 साइड्स और उनके बीच का एक एंगल बराबर है, तो क्या ये कॉन्ग्रुएंट है? यस, मैंने ये कॉन्ग्रुएंसी रूल पढ़ा था, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल पढ़ा था ना, SAS में शॉर्ट फॉर्म में ही लिख रही हूँ सारे, ठीक है। SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल मैंने पढ़ा था, सो दैट इज द आंसर यस। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज C। वन ट्राइंगल एंड अनदर ट्राइंगल। एक एंगल तो दोनों में 90 डिग्री का है, चलो एक एंगल 90 डिग्री का हो गया, यानी कि एक एंगल सेम हो गया। एक साइड 5 सेंटीमीटर की है दोनों में, चलो ये भी इक्वल हो गया, लेकिन इसके अलावा तो मुझे कुछ दे ही नहीं रखा। तो जब मुझे 2 ही चीज़ दे रखी हैं, 2 चीज़ से तो मैं कभी भी डिफाइन नहीं कर सकती कि ये कॉन्ग्रुएंट है या नहीं है। मुझे ट्राइंगल में डिफाइन करने के लिए हमेशा 3 चीज़ें चाहिए, मैंने हमेशा 3 चीज़ें पढ़ी हैं। यहाँ पे भी 3 चीज़ थी, तीनों साइड थी, यहाँ पे भी 3 चीज़ थी, 2 साइड एक एंगल, यहाँ पे भी 3 चीज़ थी, 2 एंगल एक साइड, यहाँ पे भी 3 चीज़ थी। तो जब तक मेरे पास 3 चीज़ें नहीं होंगी, मैं किसी भी ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट या इनकॉन्ग्रुएंट, नॉन कॉन्ग्रुएंट शो नहीं कर सकती। तो यहाँ पे मुझे 2 ही चीज़ें दे रखी है, तो मैं इसको नहीं बता सकती वेदर इट इज़ कॉन्ग्रुएंट और नॉट। सो मैंने यहाँ पे आंसर लिख दिया नो, बिकॉज अकॉर्डिंग टू मी इट इज़ नॉट कॉन्ग्रुएंट। Now the next one is D, that is in your homework. This part is in your homework, okay. Now from the next question we will continue in our next exercise. मैं बहुत ही slowly एक क्वेश्चन को बहुत डीपली समझा के कर रही हूँ। मैंने आज भी सिर्फ 2 ही क्वेश्चन कराए हैं, सिर्फ 2 और 3। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, फर्दर आगे की क्लासेस में बहुत यूज़ होगा, सो प्लीज़ बी कॉन्सेंट्रेटेड। एंड इफ देयर इज़ एनी इशू with any term, with any question, with anything, you just text me on my WhatsApp number, okay. That's all for today. Thank you class.